नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले देखते हैं क्या रही सुर्खियां। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई 109वीं जयंती। सेवा पखवाड़ा के तहत याद किए गए उनके विचार। डांडिया इवेंट पर जारी है बवाल। लाखों की टिकट बिक्री पर वित्त मंत्री सख्त। कहा, आस्था के नाम पर बर्दाश्त नहीं व्यवसाय। युक्तियुक्तकरण के बाद भी 52 शिक्षक नहीं ले रहे पदभार। डीईओ की सख्ती, निलंबन की तैयारी। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1.5 साल तक रिश्तेदार युवती का किया दैहिक शोषण। आरोपी गिरफ्तार। और ग्रैंड न्यूज कार्यालय पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा। साझा किए विचार। कहा, राजस्व शिकायतों के समाधान के लिए जा रहे बड़े फैसले। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत गुरुवार को एक विशेष आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभागार में हुई इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने देश को अंत्योदय और एकात्म मानववाद जैसी सोच दी। उनकी नीतियों और विचारों ने देश को नई दिशा देने का काम किया। 25 सितंबर का दिन भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए प्रेरणा का दिन है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और मूल्यों को अपनाना होगा। उनके अनुसार जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, तभी सच्चे अर्थों में प्रगति होगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे पंडित दीनदयाल के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। गोष्ठी में वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से जुड़े कई प्रेरक प्रसंगों को साझा किया। कार्यक्रम में सेवा पखवाड़े के तहत चल रही विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। जनसंघ के संस्थापक, एक राजनेता, एक विचारक, एक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 109वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। उन्हें आज हमने पुष्पांजलि अर्पित की है और सरकार के आह्वान पर 1 घंटा, 1 दिन, एक साथ श्रमदान हमने किया है, स्वच्छता किया है और पार्टी के आह्वान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर आज गोष्ठी का आयोजन है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर परिचर्चा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। एकात्म मानववाद और अंत्योदय का विचार लेकर वो देश की राजनीति को नई दिशा दिए। आज उन्हीं के विचारधारा पर चलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। जो वंचित लोग हैं, जो विकास में पीछे छूटे हैं, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए काम हो रहा है और उसका नतीजा ये हुआ है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश हमारी चौथी नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है दुनिया की और इसलिए आज इस विषय पर गोष्ठी का आयोजन है और हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर वंचितों की सेवा, अंत्योदय की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। गोष्ठी में मौजूद लोगों ने श्री उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री ने सभी को समाज सेवा और राष्ट्र हित में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। इस तरह बिलासपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रेरणा और सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर बन गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य संगोष्ठी, विशिष्ट जन सम्मान एवं आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को पंडित दीनदयाल जी की चित्र भेंट कर उनका स्मरण किया गया। अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय न केवल एक महान विचारक थे, बल्कि उन्होंने अंत्योदय और एकात्म मानववाद जैसी जीवनदर्शी विचारधाराएं देश को दी, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया कि पंडित जी प्रारंभ से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे और उन्होंने IAS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, परंतु उन्होंने प्रशासनिक सेवा की जगह राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना। श्री चौधरी ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब पंडित जी के विचारों और सिद्धांतों का आत्मसात करेंगे। उन्होंने बताया कि विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच न हो। वो हस्बैंड वाइफ आते थे, वो दीनदयाल जी की भांजी हैं और मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में संघ से जुड़े हुए, हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है आप में से भी शायद नहीं पता होगा कि रायपुर में दीनदयाल जी की भांजी रहती है। कभी किसी सरकार, 15 साल की सरकार रही, सत्ता रही, उन लोगों ने कभी ये नहीं बताया किसी को। मेरे को आके इतना आशीर्वाद दे के गए, सहयोग करके गए। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं दीनदयाल जी की भांजी हूँ, या उनके हस्बैंड ने कभी नहीं बताया कि मेरी पत्नी दीनदयाल जी की भांजी है। ये उनका संस्कार है और ये दीनदयालत्व है। इतना बड़ा अनुभव मेरे को उनके जीवन के संबंध में हुआ और उनका कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, इस बात को उनके इस संस्कारों से हम समझ सकते हैं। दीनदयाल जी का जो दर्शन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। उनकी जयंती महज एक व्यक्तित्व की, एक व्यक्ति की जयंती हम नहीं मना रहे हैं। उनका जो विचार है, उनका जो सोच है, जो आज की मोदी सरकार हो या अटल जी की सरकार हो या हमारे छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, उनको प्रभावित करने वाली, उनको प्रेरित करने वाली अगर कोई विचारधारा है तो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है। उस विचारधारा को भी आज हम स्मरण करें और उसे अपनी सरकार में, अपने निजी व्यक्तित्व में, अपने निजी जीवन में, हमारी पार्टी में उतारने का हर उनकी जयंती पर हम संकल्प लेते हैं। आज कहना चाहूंगा मैं कि पश्चिम की जो विचारधारा है, जिसे अंग्रेजों ने बहुत सालों तक हम पर थोप कर रखा, उससे पहले भी हम विचलित हुए, लेकिन पूरे इतिहास का अध्ययन करते हैं तो भारत देश की जो व्यवस्था है, भारत देश की जो संस्कृति है, भारत देश का जो विज्ञान रहा है, भारत देश का जो इनोवेशन रहा है, जीरो जैसी चीज का भी हमने इनोवेशन किया है। इस तरह के जो विचार हैं, इस तरह के जो सोच हैं, वो हमारे संस्कृति में रहे हैं, हमारी परंपरा में रहे। हमारा देश इनोवेशन का, हमारा देश नॉलेज का कंट्री रहा है, नॉलेज की सोसाइटी रही है। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की आज बात होती है। अगर भारत दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा अगर नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कोई रहा है तो भारत रहा है। जब पश्चिम के देशों में प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुले थे, हमारे भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय चलते थे, जहां दुनिया भर से लोग अध्ययन करने के लिए आते। पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक लगातार 1500 सालों तक, पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक लगातार 1500 सालों तक भारत देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही। प्रदेश में चल रही EOW की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि EOW और ED दोनों ही संवैधानिक एजेंसियां हैं और नियमों के मुताबिक काम कर रही हैं।
प्रदेश में हाल ही में सामने आए घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ कहा कि जैसे ही घोटाले की जानकारी सामने आई, ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी थी। जांच में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसी आधार पर गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ईडी को जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से एजेंसी अपना काम कर रही है। जो भी दोषी होगा कानून के दायरे में आएगा। ईओडब्ल्यू एक संवैधानिक जांच एजेंसी है केंद्रीय, और शराब घोटाले की जब से बात आई है ईडी अपनी जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर लगातार गिरफ्तारी एवं अन्य कार्यवाहियां हो रही है, और निश्चित रूप से ईडी को जो दिशा निर्देश मिला है उसके आधार पर वो काम करेगी। प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा बुधवार की शाम सरकंडा में स्थित ग्रैंड न्यूज कार्यालय पहुंचे। शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे अपने समर्थकों के साथ न्यूज चैनल आए। श्री वर्मा का ग्रैंड न्यूज चैनल के डायरेक्टर गौरव तिवारी के अलावा चैनल के स्टाफ ने आत्मीय स्वागत किया। मंत्री वर्मा ने ग्रैंड न्यूज के दफ्तर का अवलोकन किया और यहां मौजूद चैनल के कर्मचारियों के अलावा भाजपा से जुड़े तमाम लोगों से चर्चा की। इसके बाद चैनल में विभिन्न विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी। इससे पहले बातचीत के दौरान क्रेडाई के जिला अध्यक्ष सुशील पटेरिया ने मंत्री को राजस्व और रजिस्ट्री कार्यालय में लोगों को हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों की जानकारी दी। श्री पटेरिया और तिवारी ने राजस्व मंत्री से आग्रह किया कि किसानों और रियल एस्टेट को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए तकनीकी त्रुटियों को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी को आश्वस्त किया कि जब कोई नया काम किया जाता है तो परेशानी आती ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे गलतियां समझ में आती जा रही हैं उनका निराकरण भी किया जा रहा है। इस मौके पर आरएसएस के प्रफुल्ल शर्मा, प्रणव शर्मा, डटसेना कलार समाज के जिला अध्यक्ष अशोक जायसवाल, भानु शास्त्री, राकेश तिवारी, संदीप शुक्ला, सिद्धार्थ दत्त सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिक्षक थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने हमको अवसर दिया सेवा करने का, और हम कोशिश करते हैं कि जो विश्वास करके हमको जो जिम्मेदारी दी है उस पर पूरे निष्ठा लगन से काम करें, हम खरा उतरें। और जिनके साथ भी रहा, मैं अपना अधिकांश समय अपने बड़ौदा विधानसभा को देता था। मैं बहुत कम समय जिस मंत्रियों के साथ रहा हूँ बैठता था, बाकी पूरा टाइम मैं जो है अपने विधानसभा देता था। ये मेरा 25 साल का भी आप इसको त्याग समझ सकते हैं। कई तरह के अभी नए नए संशोधन हम इस राजस्व विभाग में लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सजग हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रदेश के जितने भूस्वामी हैं, भूमि धारक हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, कार्यालय के चक्कर नहीं काटना चाहिए। तो इसलिए नए नए संशोधन लाए हैं। और अभी तो आने वाले समय में जैसे बोलते हैं कि किसान पुस्तिका नहीं मिल रही है, इसके लिए पैसा ले रहा है, तो वो भी किसान पुस्तिका भी आदमी को ऑनलाइन मिल जाएगा, चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। कहीं से ऐसा कोई शिकायत, नामजद शिकायत आता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं कि इनका काम क्यों रुका है, क्या ये सही है। और कई आप देख भी रहे हैं, कई जगह अगर ऐसा है तो कई जगह उसमें पकड़ में भी आए हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आस्था के नाम पर हो रहे डांडिया जैसे आयोजनों में यदि व्यावसायिक गतिविधियां अवैधानिक रूप से संचालित होती हैं तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी भूलें तो समझ में आती हैं, लेकिन जब बड़े स्तर पर गड़बड़ी होती है, जैसे लाखों रुपए में पास या टिकट बेचना और उस पर सही तरीके से GST जमा न करना, तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यदि आयोजनों को वैधानिक ढंग से नहीं चलाया गया
तो संबंधित विभाग कानूनी कार्रवाई जरूर करेगा। ग्रैंड न्यूज की इस खबर के बाद अब शासन स्तर पर भी हलचल मच गई है और ये स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि अब आस्था की आड़ में होने वाला अवैध व्यवसाय नहीं चलेगा। डांडिया में 2-2 लाख 1.5 लाख का पास बिक रहा है। यहाँ जीएसटी हालांकि कार्रवाई करी है, सबको नोटिस करी है। विनोद सोनी जी का भी बयान आया है, यहाँ बड़े बड़े नेताओं का बयान आया है। क्या मानता है जी? मैं यही कहना चाहूँगा, कोई छोटी मोटी भूल होती है, कोई ऐसा विषय होता है, वो एक अलग बात होती है। छोटी मोटी भूल को विभाग इग्नोर करेगा, अनावश्यक भी किसी को वो नहीं करेगा। बट जो बड़े लेवल पे कोई गड़बड़ करने का प्रयास कोई ना करे, ऐसे 1% 2% लोग होते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो सही तरीके से नियमों का पालन करें, अन्यथा निश्चित रूप से विभाग को उस दिशा में वैधानिक कार्रवाई करनी होती है। आस्था के नाम से 2 लाख 1.5 लाख का पास बेचा जा रहा है। जो भी है, मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि वैधानिक तरीके से करें। अगर वैधानिकता के साथ नहीं करेंगे तो विभाग नियमानुसार कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी गुरुवार को बिलासपुर शहर के प्रमुख गोल बाजार पहुंचे और दुकानदारों से जीएसटी को लेकर आमने सामने चर्चा की। मंत्री ने व्यापारियों से न सिर्फ उनकी तकलीफें सुनी बल्कि सरकार की ओर से दी जा रही जीएसटी में राहत और बदलाव पर भी चर्चा की। त्योहार का सीजन है और इसी बीच केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ सरकार जीएसटी त्योहार के जरिए व्यापारियों तक सीधे पहुंचकर सामान के दरों की जानकारी ले रही है। मंत्री ने पूछा कि जीएसटी में आई कमी से कारोबार पर क्या असर पड़ा है, क्या ग्राहकों को राहत मिली और क्या व्यापारियों को अब कारोबार आसान लग रहा है। इस तरह के कई सवाल के जवाब दुकानदारों और ग्राहकों से लिए गए। मंत्री ने बताया कि उनकी कोशिश है कि जीएसटी का फायदा हर व्यापारी और उपभोक्ता तक पहुंचे। सीधे दुकानदारों से मिलकर उन्हें ज़मीनी हकीकत जानने का मौका मिलता है। व्यापारियों ने भी मंत्री के सामने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। किसी ने बिलिंग की दिक्कत बताई तो किसी ने टैक्स स्लैब में और सुधार की मांग उठाई। त्योहार की रौनक और मंत्री का यह सीधा संवाद दोनों ने ही बिलासपुर के व्यापारियों को एक नया विश्वास दिया है। सरकार का दावा है कि इस पहल से न सिर्फ व्यापारियों की समस्याएं हल होंगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी बड़ा फायदा मिलेगा। जब जीएसटी की व्यवस्था 2017 में आई थी, उससे पहले 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लगते थे। असली टैक्स का आतंक उस समय था। उसे सबको समाप्त करते हुए जीएसटी की दरों में भी कटौती की गई, संरचनात्मक सुधार भी किए गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हुए, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी। और आज उसी का परिणाम है कि मोदी जी इतना बड़ा निर्णय ले पाए 8 साल के रिफॉर्म्स के बाद कि जीएसटी के 4 स्लैब को घटा करके सीधा 2 स्लैब कर दिया। और आज किसानों के लिए ट्रैक्टर का हो, मिडिल क्लास के लिए एसीटीवी की बात हो, आम आदमी के लिए टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, तेल जैसी चीज़ें हों, या इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल, डिफेंस जैसे सेक्टर हो, सब जगह रेट कम हुआ। इससे आम जनता के जेब में पैसा ज़्यादा जाएगा, बचत होगा, आम जनता को सुविधा मिलेगी और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार। बिलासपुर के कोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के प्रांगण में खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू हो गया है। प्रदेश भर से आए सैकड़ों खिलाड़ी और हजारों दर्शकों की मौजूदगी ने माहौल को ऊर्जा, उत्साह और उमंग से भर दिया। प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन बुधवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के हाथों हुआ। मंत्री ने सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। उद्घाटन के क्षणों में पूरे हॉल में गूंजे शंख, घंटे और जयकारों ने माहौल को भक्तिमय और ऊर्जावान बना दिया। राजस्व मंत्री ने अपने उद्बोधन में सरस्वती शिशु मंदिर की विशेषताओं को गिनाया और बच्चों से अपील की कि वे अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालें। उन्होंने कहा, नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ें, सकारात्मकता को अपनाएं और निरंतर आगे बढ़ते रहें। मंजिल तेरी पर चूमेगी आज नहीं तो आज हम सब अपने अंदर की जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको निखारने का, उसको मंच देने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। हमारे सभी प्रतिभागी हैं जो दूर दूर से आए हैं इस आयोजन में भाग लेने के लिए, उसको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, कामनाएं देता हूँ कि अपने हुनर का बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, खेल भाव से खेलें। देखो नहीं खेलेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे तो कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा। हारना भी उतना जरूरी है जितना जीतना, जितना जरूरी नहीं जितना हारना है। हारेगा तो जीतेगा, नियम है। पर निवेदन करूं कि हम सब खेल भाव से
इस खेल को खेलें। बिलासपुर के कोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हो रही ये प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता न सिर्फ खेल भावना को मजबूत कर रही है बल्कि युवा खिलाड़ियों के सपनों को भी नई उड़ान दे रही है। इस मौके पर श्री वर्मा ने कहा कि खेल केवल हार जीत का नाम नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच का दूसरा नाम है। हार को हार मानकर न बैठे बल्कि उसे सीख में बदले और आगे बढ़ें। कोनी में आज प्रांत स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हमारे विद्या भारती के सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न जिलों के हमारे जो प्रतिभागी हैं सब आज पहुँचे हुए हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सब प्रतिभागी अपने जो हुनर है, अपनी प्रतिभा है, उनको दिखाएंगे और ये सब आगे बढ़ें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आयोजन समिति के अनुसार इस प्रतियोगिता में प्रदेश के कोने कोने से आए 400 दीदी भ्राता भाग ले रहे हैं। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग के प्रतिभागी शामिल हैं। प्रतियोगिता में 3 बड़े इवेंट जंप, रन और फेक थ्रो रखे गए हैं। हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत, जुनून और जज्बे के साथ मैदान में उतर रहा है। ये प्रांत स्तरीय सरस्वती शिशु मंदिर एथलेटिक प्रतियोगिता है जिसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग की प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है और साथ में इसमें 3 वर्ग हैं, बालक वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग, भैया और बहन के। तो इनमें इनकी प्रतियोगिता भी 2 दिन चलेगी। तो 24 को आरंभ हो रहा है और 26 को समापन है इसका। इसमें करीब 400 खिलाड़ी जो हैं प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और जिसमें जंप, रन और फेक तीनों प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की जाएगी। कहाँ से खिलाड़ी आए हुए हैं? यहाँ ये पूरे प्रांत के हैं, यानी आप मान लीजिए बस्तर के विद्यार्थी हैं, सरगुजा के विद्यार्थी हैं, यानी पूरे प्रांत के जो हैं, जो श्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं सरस्वती शिशु मंदिर के, वो इसमें भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी आए हुए हैं? 400 खिलाड़ी करीब, 400 भैया और बहन जो हैं 400। बिलासपुर के कोनी में हो रही ये प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता न सिर्फ खेल को बढ़ावा दे रही है बल्कि युवा खिलाड़ियों के सपनों को भी पंख दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा इस महाकुंभ का विजेता और कौन ले जाएगा खेलों का ताज अपने नाम। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। धान खरीदी और किसानों के पंजीयन को लेकर खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और कृषि समिति की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति तय हुई। धान खरीदी और किसानों का पंजीयन इस साल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसी के मद्देनज़र खाद्य, राजस्व विभाग और कृषि समिति ने मिलकर एक संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में पिछली बार के पंजीयन आंकड़ों की तुलना में इस साल की प्रगति पर चर्चा की गई। पिछली बार कुल 1,25,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार अब तक लगभग 1,13,000 किसानों ने पंजीयन पूरा करा लिया है। हालांकि अभी भी 12,000 किसानों का पंजीयन बाकी है। विभाग ने तय किया है कि इस सप्ताह के भीतर सभी बचे हुए किसानों का भी पंजीयन पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में ये भी तय किया गया कि किसानों को पंजीयन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसके लिए अतिरिक्त काउंटर, हेल्प डेस्क और ऑनलाइन सहायता की सुविधा दी जाएगी। साथ ही विभागीय अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक भी करेंगे। आज जो है फूड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर समिति का जो है एक संयुक्त रूप से जो है धान खरीदी और फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में एक प्रगति की समीक्षा बैठक भी रखा गया था कलेक्टर महोदय के जो है निर्देशानुसार जो है, जिसमें हमारे ज़िले में जो है पूर्व वर्ष जो है धान पंजीयन 1,25,000 किसानों ने कराया था, जिसमें से जो है हमने अभी तक जो है 1,13,000 का पंजीयन करा लिए हैं। शेष जो 12,000 जो बचे हुए हैं उसमें पंजीयन की कार्यवाही जो है प्रक्रियाधीन है। तो ये है, हमने टारगेट ये रखा है कि इस हफ्ते जो है इसको हम पूर्ण करा लेंगे। इस समीक्षा बैठक से साफ हो गया है कि सरकार इस बार धान खरीदी प्रक्रिया को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि तय समय सीमा के भीतर सभी किसानों का पंजीयन पूरा हो पाता है या नहीं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे कई पुराने राजस्व मामले लंबित हैं जिनका समय पर निराकरण बेहद जरूरी है। इन मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। कलेक्टर अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि समीक्षा बैठकों में लंबित मामलों की प्रगति पर विशेष नजर रखी जाएगी। जनता से जुड़े प्रकरणों का व्यवहारिक और त्वरित समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि लोगों को लंबे समय तक परेशान न होना पड़े। हम लोग लगातार राजस्व जो प्रकरण है जो पेंडिंग है उनके हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इसमें जो भी हमारे पुराने मामले हैं उन पुराने मामलों का हम लोगों ने प्रायोरिटी पे सबसे पहले निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसकी समीक्षा भी हो रही है और बाकी जो नए मामले हैं वो कैसे टाइमलाइन के अंदर पूरे हों इसकी भी लगातार समीक्षा कर। इन्हीं खबरों के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले में शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के बावजूद कई शिक्षक अब तक अपने नए स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं। इससे स्कूलों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती की तैयारी कर ली है। जून महीने में जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण किया गया था। जरूरत के मुताबिक शहर और आसपास के स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों को हटाकर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भेजा गया। इनमें कई स्कूल एकल शिक्षक वाले या बिल्कुल शिक्षक विहीन थे। मकसद था कि हर बच्चे को पढ़ाई का बराबर मौका मिले, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी लगभग 52 अतिशेष शिक्षकों ने नए स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इन शिक्षकों ने अब तक पुराने स्थानों पर ही डटे रहने की कोशिश की है और नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि कई ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई ठप पड़ गई है। इस बीच जिले के स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा भी शुरू हो गई है, लेकिन कई जगह शिक्षक न होने से बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। DPI ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अब DO ने साफ कहा कि जो भी शिक्षक नए स्कूलों में समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उन पर निलंबन की कार्रवाई तय है। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, लगभग अपने पास 52 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं। आने वाले समय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। शासन से भी लेटर आ चुका है कि जो कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और निश्चित है उनके निर्देशों का पालन जिला में किया जाएगा। इस कदम से शिक्षा विभाग का मकसद है कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भी बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सके। अब देखना होगा कि विभाग की सख्ती से पहले 52 शिक्षक कितनी जल्दी नए स्कूलों में कार्यभार संभालते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में माहौल उस समय गर्मा गया जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। इन संगठनों के सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गहवई के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को हिंदुवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। उनके मुताबिक हाल ही में मुख्य न्यायाधीश द्वारा हिंदू धर्म और देवी देवताओं को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। विरोध करने आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बयान भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गरिमा के विपरीत है। उनका कहना था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से निष्पक्षता, गरिमा और संतुलन की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी से न केवल हिंदू समाज आहत हुआ बल्कि यह न्यायपालिका के प्रति विश्वास को भी झटका देती है।
संगठन के सदस्यों ने मांग की है कि मुख्य न्यायाधीश हिंदू समाज से सार्वजनिक माफ़ी मांगे और भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों पर कड़ी रोक लगाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि गहवई जी को नैतिक आधार पर तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए। सीजेआई वीआर गवई जी के बयानों का विरोध करते हुए हम लोग अपना आपत्ति दर्ज करा के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। उस ज्ञापन में हमारा कथन ये है कि चूँकि सीजेआई बहुत बड़ा पद होता है, उसकी मर्यादा समझना चाहिए। हमारा भी जो दायित्व है हम उसकी मर्यादा में रहते हैं और उसी हिसाब से कार्य और बातें करते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें दंडित किया जाता है, तो सर्वोपरि जो सबसे उच्च पद पे बैठे हैं उनकी ये भाषा शैली हम लोगों को आहत पहुंचाती है, सनातन को आहत पहुंचाती है। उनकी जो बयान थी एक व्यक्ति के द्वारा खजुराहो विष्णु मंदिर के खंडित हुए मूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए और उनको नया रूप देके स्थापित करने की बात कही, अर्जी लगाई गई थी, जो जब उनके वीआर गवई जी के टेबल पे गई तो उन्होंने बोला कि ये मुद्दा हमारा नहीं है और आपको अगर अपने विष्णु जी में आस्था है तो आप अपने विष्णु जी की आराधना कीजिए और उनको स्वयं बोलिए कि वो बनाएं। अगर उनकी इतनी शक्ति है और सामर्थ्य है, ये कहाँ तक न्याय है? उनके न्यायपालिका में भी हमारे गीता को सामने रख के और उस पर हाथ रख के कसम खिलाया जाता है और उनको भी कसम खिला के ही वो अपने दायित्व में की शुरुआत करते हैं। तो उस पद की गरिमा को भी वो खंडित किए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वो अपने नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दे और नीति का परिचय दें। बस हमारा यही मांग है और हम इसका विरोध करते हैं कि कोई व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे देवी देवताओं के बारे में और उनका शक्ति के ऊपर सवालिया निशान दागे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक विरोध किया, लेकिन उनका रुख बेहद सख्त और स्पष्ट नजर आया। उनका कहना था कि अगर इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सनातन धर्म और हिंदू आस्था पर कोई चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सनातन संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए वे किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। स्व सहायता समूह की बिहान दीदियों के लिए बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। पहले उन्हें पंचायत भवन या किसी के घर पर जगह मांगनी पड़ती थी। कई बार जगह न मिलने से उनकी बैठकें और गतिविधियां टल जाती थीं। इससे उनके संगठन की गति धीमी हो जाती थी और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता था। लेकिन अब महतारी सदन ने इस बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि महतारी सदन की सुविधा मिलने से अब दीदियों को अपनी बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ वे संगठनात्मक बैठकें करने के साथ साथ प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल को और निखार पाएंगी। इससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है और कार्य करने का उत्साह दोगुना हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल के लिए दीदियों ने आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह केवल एक भवन का निर्माण नहीं बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान देने वाली पहल है। अब उनकी गतिविधियां और अधिक सुनियोजित व प्रभावी ढंग से संचालित होंगी। उल्लेखनीय है कि जिले में 19 महतारी सदन स्वीकृत किए गए, जिनमें से 4 का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री ने धमतरी से किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सदन महतारी सदन के लोकार्पण किया है और ये हमारी माता बहनों के लिए बहुत ही एक अच्छा सदन होगा। ये इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चर्चा, ऐसी परिचर्चा, ऐसे निर्णय उस सदन के माध्यम से अब लिए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में माता बहनों के लिए बैठने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक अच्छा स्थल सिद्ध होगा और इससे आगे आजीविका के लिए भी बेहतर सिद्ध होगा। जिस तरह से कम्युनिटी भवन वगैरह बनते हैं उसी तरह से महतारी सदन है और जब आप उनके माता बहनों के लिए एक बैठने के लिए एक बेहतर जगह यह है, तो जहाँ कहीं पे भी इस तरह की सुविधाएं होंगी आगे और बढ़िया उसमें बैठ करके बढ़िया निर्णय लिए जा सकेंगे। भारतीय रेलवे 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान को स्वच्छ उत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन और बिलासपुर मंडल में भी रोजाना अलग अलग थीम पर स्वच्छता और जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
गुरुवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, जोन और मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, डीआरएम राजमल खोईवाल और बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने मिलकर स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर साफ सफाई की। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति को अपने कार्यस्थल, निवास और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर सभी ने 1 घंटे का श्रमदान किया और यह प्रयास प्रतिदिन होने को लेकर बातें रखी गई। अभियान के दौरान अधिकारियों ने न सिर्फ रेलवे परिसर की सफाई की, बल्कि यात्रियों और आम नागरिकों को भी स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही लोगों को ये संदेश दिया गया कि गंदगी फैलाने की बजाय उसे रोकना ही सबसे बड़ा योगदान है। स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये हमारा 2 अक्टूबर तक चल रहा है और इसमें विभिन्न दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, बट बेसिक थीम ये है कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है। जहाँ पे हम कार्य करते हैं वहाँ उसको साफ़ रखना है, जहाँ रहते हैं उसको भी साफ़ रखना है। जो हमारी पब्लिक यूज़ की रोड्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जो हमारे परिसर से होकर गुजरती हैं, उनको साफ़ रखना है। तो ये आज का स्वच्छता अभियान 1 घंटे श्रमदान के लिए था, जो आह्वान किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जो प्रोग्राम सबमिटेड है उसके लिए। तो उसमें हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने स्टेशन की सफाई करी है और साथ ही साथ हम लोग बाकी लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं कि अपनी अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में जहाँ वो कार्य करते हैं वहाँ पे एक आज 8 से 9 का कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन पूरे दिन अपना 1 घंटे का कार्यक्रम में अपने क्षेत्र को साफ़ करने की पूरी कोशिश करना। आपने भी स्टेशन परिसर का जायजा लिया सर, कितनी साफ़ सफाई यहाँ पर किस तरह से नज़र आई आपको? देखिए, स्टेशन परिसर की साफ़ सफाई प्लेटफॉर्म वगैरह की काफ़ी अच्छी थी। फिर भी जहाँ जहाँ पर कुछ छोटे मोटे कोने थे वहाँ पे उन लोग को साफ़ करने के लिए लोगों को प्रेरित करा गया। सारे मेरे अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। जो ट्रैक्स थे हमारे, जिनमें अप्रोचेज़ में कई बार ट्रेन से कहीं और से लोग कचरा फेंक देते हैं, उनको भी हम लोगों ने आज कैंपेन चला करके अपनी साफ़ करने की कोशिश करी है और ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। रेलवे का मानना है कि ऐसे प्रयासों से न सिर्फ स्टेशन बल्कि पूरे शहर में स्वच्छता का संदेश जाएगा। स्वच्छ उत्सव अभियान के तहत 1 अक्टूबर तक हर दिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम होंगे। रेलवे प्रशासन का विश्वास है कि महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के नेतृत्व में यह अभियान यात्रियों और आम जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को और भी मजबूत करेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इन्हीं खबरों के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों का सिलसिला एक बार फिर से आपके साथ शुरू करते हैं। बिलासपुर में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी और फिर दुष्कर्म करने वाली घटना सामने आई है। एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहाँ 26 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका करीबी रिश्तेदार सूरज खूंटे ने उसे शादी का झांसा देकर करीब 1.5 साल तक दैहिक शोषण किया। आरोपी ने इस दौरान पीड़िता का एक अश्लील वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। 26 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सूरज खूंटे तखतपुर का है, वो रिश्ते में उनके आते हैं और 1.5 वर्ष से उनके साथ में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया, जिसमें BNS की धारा 69 एवं IPC की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। असली वीडियो वायरल करने की धमकी दिया गया, ऐसा धमकी दिया गया था, बाकी असली वीडियो नहीं पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
आरोपी सूरज खूंटे को उसके गांव तखतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे 24 मई को न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और 69 BNS के तहत अपराध दर्ज किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक बार फिर तेज हलचल देखने को मिल रही है। ईडी और EOW की दोहरी कार्रवाई के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और व्यापारी दीपेन चावड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। EOW की विशेष अदालत ने चैतन्य को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि दीपेन चावड़ा को 29 सितंबर तक रिमांड पर रखा गया है। चैतन्य की औपचारिक गिरफ्तारी बुधवार को रायपुर सेंट्रल जेल से अदालत लाकर की गई। बताया जा रहा है कि दीपेन चावड़ा इस घोटाले में कथित मध्यस्थ की भूमिका में है। EOW का कहना है कि चैतन्य से पूछताछ जरूरी है, क्योंकि कुछ नए वित्तीय लेन देन और व्यापारियों की मिलीभगत के प्रमाण मिले हैं। जांच में बिग बॉस नामक व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हुआ है, जिसके जरिए कथित सौदे तय किए जाते थे। ईडी पहले ही चैतन्य को 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें उनके बिट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में 13 से 16 करोड़ रुपए के अवैध निवेश का खुलासा हुआ था। अब EOW की पूछताछ से कई अन्य रसूखदार नामों पर भी शिकंजा कसने की संभावना है। इस बीच चैतन्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने खारिज कर दिया। इससे पहले भी चैतन्य की जमानत याचिका विशेष अदालत में खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी राहत नहीं मिली। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि चैतन्य ने कथित तौर पर शासन को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया है और यह गंभीर प्रकृति का आर्थिक अपराध है। कोर्ट ने इन तर्कों से सहमति जताते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रतनपुर में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं, नगरवासियों, NSS के छात्रों और नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर महामाया मंदिर परिसर और कल्पेसरा तालाब की सफाई भी की। मंत्री साहू ने कहा कि यह अभियान देश भर में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का माध्यम है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि सप्ताह में कम से कम एक दिन 1 घंटा निकालकर सामूहिक श्रमदान करें और समाज को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। इस स्वच्छता अभियान में नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप, मंडल अध्यक्ष दुर्गा कश्यप सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता का व्यापक संदेश जनमानस तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता 17 सितंबर माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में इस सप्ताह को मनाते हैं। आज हमारे देश के महान नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान की है कि हम सबको एक दिन 1 घंटा एक साथ मिल करके स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम करना है। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी जनमानस, हमारी माताएं, बहनें और सभी नागरिक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम आपने देखा कि हम सब लोग माता महामाया के इस परिसर में आकर के स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने जा रहे हैं और हम आह्वान करते हैं सभी नागरिकों से कि स्वच्छता हमारा परम धर्म है। जिस प्रकार से हमें अपने किचन को साफ रखना है, अपने आंगन को साफ रखना है, उसी प्रकार यह जो हमारे सड़क है, हमारी माता महामाया का परिसर है, सार्वजनिक स्थल है, हम सबको उस जगह को साफ सुथरा रखना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों के इस अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्रैंड न्यूज कार्यालय बिलासपुर में पहुंचकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। राजनीति में प्रवेश करने से लेकर मंत्रियों के PA बने रहने, राजस्व शिकायतों के समाधान, व्याख्याताओं की भर्ती जैसे विभिन्न विषयों पर खुलकर उन्होंने अपने विचार रखे। चर्चा में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। नमस्कार, आज हमारे ग्रैंड न्यूज और CJNN.live स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा जी। आज हम उनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे। प्रदेश में क्या चल रहा है, राजनीति कैसे आई उनके शरीर में, कैसे उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया, कैसे उनका मुकाम इस स्तर पे पहुंचा है, बहुत सारी बातें करेंगे। हम सबसे पहले टंकराम वर्मा जी का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। और पहला सवाल जो एक सिंपल सा जो होना भी चाहिए, जैसे कि आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, किस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा, कैसे कोई घटना दुर्घटना हुई, कैसे आपकी राजनीति में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन जो है एक शिक्षक के रूप में मैंने शुरू किया और शिक्षक रहते रहते मैंने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में काम किया। और मेरा शुरू से एक मेरा विचार था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के काम आऊं, गांव के विकास काम कैसे हो, एक दृश्य मेरे मस्तिष्क पे हमेशा रहता था। और मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी एक नेतृत्व करता था, विद्यालय में रहे, महाविद्यालय में रहे, और शिक्षक की कार्य के साथ साथ मैं अन्य जो सामाजिक धार्मिक कार्य था उसको करता था, नेताओं के संपर्क में रहता था, सहयोग मिलता था, सरकार की योजनाओं को लाभ वहाँ तक पहुँचाता था। तो मन में एक भाव था कि कभी अवसर मिले, क्योंकि समाज सेवा का एक बड़ा माध्यम राजनीति है। राजनीति के बिना समाज सेवा संभव इसलिए नहीं है कि जो आपको गांव में विकास करना है, लोगों जरूरतमंद लोगों को कुछ सहायता करनी है, तो उसके लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे मन में अंदर था कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, काम करूंगा। तो वही धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं क्षेत्र में काम करते रहा और एक समय ऐसा आया कि मैं नौकरी से VRS लिया। फिर मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, जिला पंचायत रायपुर का उपाध्यक्ष बना। फिर पार्टी ने मुझको रायपुर जिला ग्रामीण का अध्यक्ष का भी मुझको जिम्मेदारी दिया, चूँकि मैं भाजपा परिवार से था, संघ परिवार से था। तो पार्टी ने मुझको जिम्मेदारी दी और मैंने जो जिम्मेदारी दी उसका मैं निर्वहन किया। और अभी 2023 के चुनाव में बलौदाबाजार से पार्टी, हमारे संगठन ने मुझको वहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उतारे और हमारे संगठन के नेताओं, कार्यकर्ताओं के बल पर वहाँ पे चुनाव जीते। फिर माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपने मंत्रिमंडल में मुझको स्थान दिया। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाने का काम, मैं तो ये कहता हूँ दावे से, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। पार्टी नेतृत्व ने हमको अवसर दिया सेवा करने का और हम कोशिश करते हैं कि जो विश्वास करके हमको जो जिम्मेदारी दी है उस पर पूरे निष्ठा लगन से काम करें, हम खरा उतरें। आपकी शिक्षा BA LLB की तरफ थी जी, फिर राजनीति में कैसे इधर आना हो गया, क्या हुआ कुछ इस बीच परिवर्तन?
देखिए, जैसे मैं बताया था कि शिक्षक रहते रहते मैंने बहुत काम किया। हमारे यहाँ पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन है, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन। उस फाउंडेशन में हम 2008 से काम कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, राम कथा है, भागवत कथा है, शिव पुराण कथा है, उनके साथ साथ जितने हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, हिंदू नववर्ष की बात करें या हम स्वामी विवेकानंद की जयंती की बात करें, वीर सिंह जी की जयंती की बात करें, शिक्षक दिवस की बात करें, खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने की बात करें, बहुत से काम में हम इतना जुटे कि लोगों के बीच हमारा एक छवि बना, लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ी और क्षेत्र से ही ये लगने लगा कि इनको टिकट दिया जाए और पार्टी नेतृत्व को भी लगा कि इन पे भरोसा किया जा सकता है। तो पार्टी ने विश्वास करके टिकट भी दिया और पहले बार बलौदाबाजार के इतिहास में मैंने इतने ज़्यादा वोट से जीते हैं, 14,500 वोट से। आपके बारे में चर्चा है भागवत रामायण कराने, क्या है ये, क्या मसला है? देखिए, ये हमको हमारे माता पिता से मिला हुआ है। हम बचपने से, जब हम 5वीं क्लास में थे, उस समय से हम रामायण से जुड़े थे और जो कुछ भी आज यदि हमारे अंदर है तो हमारा पिताजी का दिया हुआ है। जब भी हम बैठते थे पिताजी के साथ तो पिताजी से हमारी केवल धार्मिक बात होती थी और प्रश्न पूछते थे, हम भी प्रश्न पूछते थे। तो ये हमारे यहाँ परिवार में ही एक धार्मिक वातावरण बना हुआ है और बहुत सहजता भाव से हम सब ये आयोजन को प्रतिवर्ष करते हैं। अभी भी लगातार चली रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। एक बड़ा रोचक है आपके जीवन में कि आप शिक्षक रहते, मंत्रियों के पीए रहे और उन्हीं मंत्रियों के साथ आपने मंत्रिमंडल की शपथ ली। ये एक तरह का एक बड़ा रोचक है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे ये आया, कैसे हुआ? देखिए, मेरा जैसे पहले कहा कि मेरा झुकाव ही था इधर कि मैं एक दिन मैं भी जनप्रतिनिधि बनूं, सेवा करूं। तो उसी भाव को लेकर के मैं मंत्रियों के साथ था और मुझको बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं सरकार की योजनाओं को पूरा गांव तक ले गया। जितनी सरकार की योजनाएं आती थी, जिस मंत्री के साथ रहा उस विभाग का और बाकी विभाग का भी, चाहे हम सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसका भी बात करें, हम विधायक न रहते हुए भी हम अपने विधानसभा में पूरा काम कराए। तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत काम करा था। जब जिला पंचायत हम लड़े, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो भी हम बोलते थे डंके की चोट पे कि क्षेत्र में काम कराएगा तो टंकराम कराएगा। क्यों? हमारे जीवन में अनुभव है, बजट कहाँ है, पैसा कहाँ है, कैसे काम होता है, ये हम जानते हैं और वो हम कराएंगे। तो हमने करा के भी दिखाया। तो खुद के अंदर बड़ा गौरव फील होता होगा कि मैं कहाँ पीए था, उन्हीं के साथ आज मंत्री हूँ। इस टाइप की एक फीलिंग आती होगी मन में। देखिए, मैं शुरू से ही जिसके साथ भी रहा हूँ, मैं एक कर्मचारी के रूप में कहीं काम नहीं किया हूँ। मैं एक सहयोगी के बतौर और जिनके साथ भी रहा, मैं अपना अधिकांश समय अपने बलौदाबाजार विधानसभा को देता था। मैं बहुत कम समय जिस मंत्रियों के साथ रहा हूँ बैठता था, बाकी पूरा टाइम मैं जो है अपने विधानसभा देता था। ये मेरा 25 साल का भी आप इसको त्याग समझ सकते हैं। राज्य में पिछले 2 साल से भाजपा की सरकार है और पहले डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन, अब 4 इंजन की सरकार है। क्या लगता है इस सरकार में विकास कहाँ पर है? आज की स्थिति में, आने वाले दिनों में विकास कहाँ पर है? देखिए, अगर निष्पक्ष रूप से भी बात करें तो पूरा प्रदेश में दिखाई दे रहा है विकास। और एक बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी की गारंटी को लेकर के हम आए थे और चुनाव लड़े हैं, जगह जगह जाके बोले हैं कि मोदी जी की गारंटी है, सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि वाकई में जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, तुरंत महतारी वंदन योजना लागू हो गया, तुरंत बोनस का पैसा मिल गया, प्रति एकड़ 21 कुंटल धान की खरीदी शुरू हो गई, प्रति कुंटल का 3100 रुपया। ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये जो घोषणाएं होती है वो 5 साल के लिए होती है, 5 साल के पीरियड में लागू करना होता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने महसूस किया कि जो चीज़ हम घोषणा किए हैं उसका लाभ गरीबों को, किसानों को, ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। अभी 2-3 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 3 नए मंत्री बने। बहुत सारे कद्दावर मंत्रियों को छोड़कर नए लोगों को जगह दिया गया, स्थान दिया गया। क्या लगता है इससे पार्टी में या पुराने वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी नहीं है और इसका नाराजगी का खामियाजा आगामी विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये भारतीय जनता पार्टी जो है मर्यादित
अनुशासित पार्टी है। यहाँ पे जो पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लेता है, हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए शिरोधार्य रहता है और पार्टी का निर्णय बड़ा होता है और पार्टी जो कुछ भी निर्णय लेता है बहुत सोच समझ के लेता है। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि आप राजस्व मंत्री भी हैं और राजस्व विभाग एक बड़ा पेचीदा और बहुत बदनामी वाला विभाग है। तो आपके आने के बाद क्या लगता है राजस्व विभाग में कितना प्रभाव, कितना अंतर आपके आने के बाद पड़ा है? देखिए, राजस्व विभाग में अभी साल 1.5 साल में बहुत परिवर्तन आया है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है और नक्शा का जो सीमांकन है, बटांकन है, ये बहुत बड़ा विवाद रहता है। तो इसके लिए पूरे प्रदेश में हमने जियो रेफरेंसिंग, अब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 20,000 गांव हैं, तो करीब हमने 14,000 गांव को जियो रेफरेंसिंग कर लिया है। और अभी इसमें सुधार के लिए आपने जैसा कहा कि बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बदनामी होती है, सही बात है। तो इसको सुधार करने के लिए हमने कई नए योजनाएं, कई नई चीज़ें लाई है। जैसे अभी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। पहले नामांतरण के लिए लोग भटकते थे, लेकिन अब भटकना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री होगी, ऑलरेडी वो जो है तुरंत नामांतरण हो जाएगा। और जब ये रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री में आधार कार्ड, मोबाइल से उसका OTP आएगा, माने प्रमाणित होगा कि वो बेचने वाला वही है कि नहीं है और उसकी ज़मीन साफ़ सुथरी है कि नहीं है, उनका भी चेक होगा। पहले एक ही ज़मीन कई बार बिक जाता था, वो बिकेगा नहीं। कोई फर्जी करके बेच देता था, वो रुकेगा। और नामांतरण की प्रक्रिया सरलीकरण हो गई है। और दूसरा, प्रदेश में जब कोई योजनाएं आती है, चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो जैसे ही किसी को पता लगता था कि यहाँ पे रेल लाइन आने वाला है, यहाँ NH आने वाला है, यहाँ फैक्ट्री खुलने वाला है, तो भू माफिया झूम जाते थे और पूरे ज़मीन को पहले किसानों से ले लेते थे, फिर कई गुना में वो एक दूसरे को बेचते थे। तो अब सरकार जो है इसमें नए नियम लाए हैं कि जैसी कोई योजना आने वाली है, तुरंत वहाँ की ज़मीन की खरीदी, बिक्री, सीमांकन, बटांकन सब बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे भू माफिया को कोई स्थान नहीं मिलेगा। और जो राजस्व विभाग के बहुत सारे प्रकरण लंबित है, उसका भी हमने समय सीमा निर्धारित कर दिया है। लोग गारंटी सेवा में ले आए हैं कि भाई इनका काम जो है 1 महीने के अंदर होना चाहिए, ये वाला काम 1.5 महीने के होना चाहिए। अगर उस बीच पे नहीं होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी संबंधित अधिकारी के ऊपर। तो कई तरह के अभी नए नए संशोधन हम इस राजस्व विभाग में लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सजग हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रदेश के जितने भूस्वामी हैं, भूमि धारक हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, कार्यालय के चक्कर नहीं काटना चाहिए। तो इसलिए नए नए संशोधन लाए हैं। और अभी तो आने वाले समय में जैसे बोलते हैं कि किसान पुस्तिका नहीं मिल रही है, इसके लिए पैसा ले रहा है, तो वो भी किसान पुस्तिका भी आदमी को ऑनलाइन मिल जाएगा, चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ों में मैं काउंटर भी आपसे करना चाहूँगा कि जब आपने डिजिटल किया कि नामांतरण ऑनलाइन हो जाएगा, उससे और बहुत सारी समस्याएं भी सामने आई हैं। पता नहीं सरकार उसको ध्यान दे रही कि नहीं दे रही। जो रजिस्ट्री 1 दिन में हो जा रही थी, अब 2-2, 3-3 दिन लग रहा है। अब खेत में जाके फ़ोटो खिंचाना पड़ रहा है, वो अलग हो रहा है। और उसके बाद कहीं अगर एक कोई आवेदन तहसीलदार के यहाँ पेंडिंग है तो ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। इस तरह की कई विसंगतियाँ भी हैं। देखिए, जब कोई नई योजना लागू करते हैं तो शुरुआती दौर में समस्याएं तो आती है। अभी कुछ रिकॉर्ड को अपडेट करने का भी निर्देश दिए हैं, 1 महीने का समय दिए हैं। सारे कलेक्टरों को पत्र लिखे हैं कि जो रिकॉर्ड है उनको अपडेट करें, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी। ऐसा नहीं कि गलत कोई शासकीय ज़मीन की रजिस्ट्री मत हो जाए, तो इनको अपडेट करने का। और ये जो है, इसमें समय की भी बचत है, पैसे की भी बचत है, शक्ति की भी बचत है। इनको धीरे से ठीक कर लेंगे। नई नई योजनाएं जब लागू होती है तो थोड़ा सा तो रहता है। जैसा आपने कहा कि 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन से नीचे रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी अब, तो एक छोटा मकान बनाने वाला आदमी है वो कैसे करेगा? वो परेशान नहीं होगा इससे? नहीं, परेशान इसीलिए बताया ना कि जिनके पास 2 एकड़ भी खेत है, वो 2 एकड़ को अपना प्लाटिंग करके बेच सकता है, TNC से पंजीयन करा के वो वहाँ पे खरीदेगा। इससे क्या है, अवैध प्लाटिंग रुक जाएगी। वहाँ पे जो बेचेगा वो वैध रहेगा। 2 एकड़ से 10 एकड़ जिसका भी ज़मीन होगा, वो खुद यदि चाहता है वो प्लाटिंग करना, तो अपना TNC में पंजीयन करा ले, उनके जो नियम शर्त है उसको पूरा कर ले, फिर वहीं ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा करके बेच सकता है। मंत्री जी, कहने में तो बहुत आसान है, बहुत सरल है कि राजस्व मामलों में काफ़ी
निराकरण हुए हैं, लेकिन हकीकत यही है, चाहे बिलासपुर की बात हो चाहे प्रदेश भर की बात, इतने राजस्व के मामले पेंडिंग है, बिना रुपयों के कोई फाइल नहीं सरक रही है, बिना रुपयों के सीमांकन नहीं हो रहा है। ये कहना आसान है, लेकिन धरातल परिस्थिति दूसरी है। देखिए, इसके लिए समय समय पे समीक्षा करते हैं, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, यहाँ तक से माननीय मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा करते हैं सारे कलेक्टरों से वर्चुअल बैठक करके, और कोशिश रहती है कि प्रकरण लंबित न रहें, और हमेशा अधिकारियों को निर्देश रहता है कि किसानों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होना चाहिए, उनको कार्यालय का चक्कर न लगवाया जाए और उनका काम त्वरित करें, ये निर्देश रहता है। उसके बाद भी पूरे नहीं होते, कैसे, इस पे क्या हुआ, हल क्या है? अब देखिए, कहीं से ऐसा कोई शिकायत, नामजद शिकायत आता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं कि इनका काम क्यों रुका है, क्या ये सही है। और कई आप देख भी रहे हैं, कई जगह अगर ऐसा है तो कई जगह उसमें पकड़ में भी आए हैं, कई को सस्पेंड किए हैं, तो नियम में जो है वो चीज़ करते हैं। इस समय देश भर में GST 2 का बड़ा हल्ला है। GST 2 में बहुत सारे उत्पाद सस्ते हो गए हैं, दुकानों में सामान सस्ते हुए हैं। क्या हकीकत है? आप तो दौरा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं, GST 2 के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है, क्या स्थिति में परिवर्तन आया है? देखिए, ये जो है GST का अभी जो रिफॉर्म जो भी किए हैं, ये वाकई में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ा मददगार है। लोगों के चेहरे में खुशियां हैं। आज मैं बिलासपुर घुमा हूँ, कई दुकानों में गया हूँ, कई ग्राहकों से मिला हूँ, तो बोले इतनी सस्ती हो गई। एक अभी बताया कि मैंने 20 लाख में जो बुक कराया था, अभी नया GST दर लागू होने से मुझको उसमें 1,88,000 की कमी आई। जो 28% था 18 हो गया, 18 का 5% हो गया, जो 4 लेयर के थे वो 2 लेयर में आ गया। तो हम किराना दुकान भी गए तो बोले जो जितने पैसे में पहले 5 टिप्पा तेल आता था, बोले अब 6 टिप्पा तेल आएगा। बोले हमारा सेलिंग बढ़ जाएगा, हमको भी फ़ायदा है और ग्राहकों को भी फ़ायदा है। तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और आम आदमी के जीवन में बड़ा सुलभता आएगा और ज़रूरतमंद चीज़ें खरीद सकता है। मंत्री जी कितना मुस्कुरा के आप बता रहे हैं कि टैक्स में कितनी कमी हुई, लेकिन अगर मैं गब्बर सिंह टैक्स की बात करूं तो 7-8 साल से तो आप लोगों ने खून चूसा। नहीं, देखिए, हमारी देश की अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं, 2014 की भारत और आज की भारत, कितना आसमान अंतर है। GST पहले भी लगता था। 2014 में हम कहाँ थे, 11वें स्थान पे, और आज हम चौथा पार करके तीसरे स्थान पे जाने वाले हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी इस देश? कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कई स्लैब में हमने बहुत पहले वसूल लिया है, अब उसका डंका पीट रहे हैं कि हमने सस्ता कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं अंदर किसी कोने में लग रहा हो थोड़ा सा तो नहीं, ऐसा नहीं। कई GST में ऐसा है कि वो GST रिटर्न भी होता था। GST जो भरते थे तो टैक्स वो तो वापस भी होता था। तो जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। ये हमारे जो मोदी जी का विजन है 2047 तक, उसको पहुंचाने में बड़ा मददगार होगा। चलिए, राजस्व के साथ अब हम चलते हैं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ। बहुत सारे प्रोफेसरों के पद जो भरे नहीं जा रहे हैं, खाली हैं, कई कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, व्याख्याता नहीं, उसको भर्ती करने के लिए क्या है? देखिए, अभी तत्काल में इस पद की पूर्ति के लिए हमारे बच्चों को सुविधा मिले, इसके लिए अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की जा रही है। इसको जल्दी कर लेंगे। बीच में एक शिकायत आया था आमतौर से कि छत्तीसगढ़ के लोगों की उपेक्षा हो रही है, सब बाहर के लोग आ रहे हैं, ये पेपर में भी चला था। तो उसके कारण भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। फिर हमने जांच का आदेश दिया था, टीम भी गठित कर लिया था। टीम ने जांच कर लिया है, रिपोर्ट देंगे और तुरंत उसका हम नियुक्ति करेंगे। और नंबर 2, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 700 पदों पे स्वीकृति दी है और उसको हम जल्दी भरने वाले हैं। उच्च शिक्षा में जो भी संसाधन की कमी या प्रोफेसर की कमी है उसको जल्दी पूरा करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मैं एक सवाल छूट गया था जो प्रदेश के लिए एक नासूर बना हुआ है, अवैध प्लाटिंग। लोग गुमराह होकर अवैध प्लाटिंग में अपना पैसा लगा देते हैं, जब वो डेवलप नहीं होती और पूरा बोझ शासन प्रशासन के पास आता है। तो उससे बचाने के लिए योजनाएं तो आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता। आज भी अवैध प्लाटिंग का बोलबाला है। नहीं, मैं जो बताया
कि 5 डिसमिल से नीचे की ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगी, ये अवैध प्लाटिंग को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और कई अवैध प्लाटिंग करने वालों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, उनका बंद किए गए हैं, रास्ता बंद किया गया है। और जो अवैध प्लाटिंग करके दीवार बनाए, सड़क बनाए, सबको तोड़ा फोड़ा भी गया है। सरकार का मकसद तो यह है कि अवैध प्लाटिंग से बचे। और जैसा आप कह रहे हैं कि कई लोगों का पैसा डूब गया, सही बात है। ये लोग तो अपना डेवलप करते हैं, तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि सड़क को भी बेच देते हैं, जहाँ पे खेल मैदान के लिए छोड़े उसको भी बेच देते हैं। तो अब जो नया नियम आया है उसमें यदि कोई बिल्डर डेवलप करता है तो उस कॉलोनी के अंदर जो गार्डन है या सामुदायिक भवन बना है, सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें हैं, वो बिल्डर के नाम पे नहीं रहेगा। वहाँ के जो रहवासी हैं उनके नाम पे वो ज़मीन रहेगी सार्वजनिक रूप से। और अभी जैसे 5 फ्लोर, 7 फ्लोर, 10 फ्लोर का जो बिल्डिंग बनता है, आप उसका फ्लैट को खरीदते हैं, आपका ज़मीन नहीं होता है। लेकिन अब नए प्रावधान में हमने ये किया कि 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, 10 परिवार या 50 परिवार रहते हैं, तो वो नीचे का ज़मीन उस 50 परिवार के नाम पे रहेगा। ये माननीय विष्णु देसाई जी की सोच है। अब नया प्रावधान ये किए हैं कि जब हाउसिंग बोर्ड ज़मीन कहीं भी अधिग्रहित करेगा या बिल्डिंग बनाएगा तो ज़मीन भी हाउसिंग बोर्ड। आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको अवैध प्लाटिंग से बचने के लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, जो लोगों को धोखे में रख करके मार्किंग करके यहाँ सड़क बनेगा, नाली बनेगा, गार्डन बनेगा, ऐसा करके जो दिखावा करते हैं, उससे बचिए। और जो वाकई में रेरा में रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने पूरा डेवलप किया है, पानी है, सड़क है, बिजली है, ये है कि थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, वहाँ पे लीजिए। और हमारे सरकार ने जो अभी बताया हूँ कि कमज़ोर वर्ग के लिए 2 एकड़ से 10 एकड़ के बीच जिसके पास स्वयं की निजी भूमि है, वो टीएनसी से पंजीयन करा के यदि वो बेचता है प्लाटिंग करके 5 डिसमिल से कम, तो वहाँ पे खरीदिए, क्योंकि वो भी नियमता रहेगा, उसको सारा चीज़ वहाँ भी करके देना पड़ेगा, उसको भी नाली बिजली सब करके देना पड़ेगा, पर कम रेट में वहाँ पे उपलब्ध होगा। वर्मा जी, चलते चलते एक सवाल है, जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस के गवर्नमेंट में, सरकारी जमीन को नीलामी के जरिए बेचा जा रहा था, जिस पर अब रोक लगी है आपकी सरकार आने के बाद। लेकिन उस दौरान अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ उसमें गड़बड़ियाँ की गई हैं, तो उसको लेकर कोई जांच वाँच कराने का कोई इरादा है क्या? देखिए, वो उन्होंने 152% लागू किया था, जिसमें कई सरकारी ज़मीन को बेच दिए, अच्छे मौके की ज़मीन को बेच दिए। हमारी सरकार आते ही उसको एक लाइन में निरस्त कर दिया। जो जैसा था रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, लेकिन किसी का पैसा भी जमा हो गया तो उसको ज़मीन नहीं मिली, उसका पैसा वापस हुआ। अब इसमें एक था कि यदि किसी को शिकायत है तो जोनल में शिकायत करे, कमिश्नर पे शिकायत करे अपने प्रमाण के साथ, तो उसकी जांच होगी और उसमें कार्रवाई होगी, ये उसमें तय हुआ था। बहुत साफ और स्पष्ट बोलने में माहिर टंकराम वर्मा जी, राजस्व मंत्री जी, ने कहा कि जो राजस्व के जो मामले हैं, लगातार उनमें नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाई जा रही है। इसी तरह उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अवैध प्लाटिंग से बचें और रेरा और रजिस्टर्ड काम करें, ताकि उनको बाद में परेशानी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अब फ्लैट में रहने वालों को सिर्फ फ्लैट नहीं, अब उन पे ज़मीन में भी उनका मालिकाना हक सरकार देने जा रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ायदे की बात बताएं हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिर हम अगले कड़ी में किसी मेहमान से आपसे मुखातिब कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।